Assalamu alaikum. Hello, my testing. Hello, hello, my testing. Hello. Hello, my testing. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My testing. Is I'm audible to you? Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello, my testing. Hello.
Assalamu alaikum. Hello, my testing. Is am I audible to? Hello, 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 hello. My testing. Hello. Hello, my testing. Hello, my testing.
Hello, 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 my testing, hello. Hello, my testing.
Hello, hello,
हेलो माई टेस्टिंग। अमजद, आवाज आ रही है मेरी? बस टीचर ना मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह टीचर ज्वाइन करने वाले हैं, आ गए हैं टीचर। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are conducting the second and final session on CAF 7, Business Insights and Analysis. The session will be held from 4 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks to be announced during the session. The sessions will be conducted online via Zoom and will be subsequently be uploaded on the ICAP YouTube channel. Participants joining through Zoom may submit their queries using the QA feature. The session material will be shared through a link in the comment section of the ICAP YouTube page. We are privileged to have our Honorable Sir Mr. Taha Popatia with us for the CAF 7 session. Mr. Taha Popatia is a professional accounting affiliate, chartered certified accountant, and associate public finance accountant. With over 15 years of teaching experience, he has taught more than 25,000 students globally. His students have achieved national rankings in CA and other professional accountancy bodies across several countries, including Pakistan, Sri Lanka, Oman, Vietnam, Kenya, Zimbabwe, Qatar, and India as well. He specializes in cost accounting, and financial management and has been teaching these subjects to CA and other professional qualification students for many years. His corporate experience includes nearly 4 years in the audit department at Ernst and Young. Over to you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हमें जो है वो बेसिकली पहले तो सबसे पहले तो दो चीज़ें डिस्कस करनी है। आपके कोर्स में कुछ नया एरिया ऐड हुआ है, नया कुछ कंटेंट जो है वो आपके कोर्स में ऐड हुआ है, और जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें कैपिटल रैशनिंग है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम इन एरियाज़ को, इन टॉपिक्स को देख रहे होंगे। और उसके अलावा फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक मॉक एग्ज़ाम पेपर भी शेयर करूंगा, जिस मॉक एग्ज़ाम पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके ज़रिए कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके कोर्स में, उनका कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा ज़रूर करूँगा कि सेशन के बाद आप लोगों को एक वी ट्रांसफ़र का लिंक, एक गूगल ड्राइव का लिंक बनाकर दे दूँगा, जिसमें इन टॉपिक से रेलेवेंट आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल रही होंगी, हासिल हो रही होंगी, और उसको फिर आप इस्तेमाल करते हुए चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिस्कस करे थे, और उसकी पीडीएफ वगैरह भी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, उसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवरेज करी थी। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें या जो हैंडआउट्स कवर करे थे पिछले सेशन में, वो मैं आप लोगों को पहले गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए, जो हमारा लास्ट सेशन कंडक्ट हुआ था उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये वो क्वेश्चंस है जो हमने लास्ट सेशन में प्रैक्टिस किए थे। इसका एक प्रॉपर हैंडआउट बना हुआ मौजूद है, और हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सबसे पहले किया था। अच्छा, ये मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का क्वेश्चन है। ये याद रहे कि ये मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का क्वेश्चन है। अगेन, कैपिटल रेशनिंग एक ऐसा एरिया है जो आपके सिलेबस में पहली बार ऐड हुआ है। और कैपिटल रेशनिंग में दो चीज़ें हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल पीरियड कैपिटल रेशनिंग। तो हमने मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, सच एज हमने कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से रिलेवेंट क्वेश्चंस करे थे। हमने ये देखा था कि अगर कोई कमर्शियल बैंक हो तो उसके केपीआईज क्या होंगे। उसके बाद फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें हमने CSF यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को डिस्कस किया था।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को डिस्कस कर कर हमने इसका एक सिनेरियो किया था कि जिसमें अगर कोई एक नेशन वाइड कोरियर कंपनी हो तो उसके सीएसएफ या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होंगे। उसके बाद हमने सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगेन सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक भी आपके पेपर में पहली बार ऐड हुआ है इसका चैप्टर। इसमें हमने सस्टेनेबिलिटी क्या है इसको डिफाइन किया था। और फिर हमने इस सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट एक सवाल किया था जिसमें हमने जो है वो ये बताया था कि भाई कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एग्जांपल दें जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो। फिर हमने एक और पार्ट किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक पर्टिकुलर टॉय मैन्युफैक्चरर है और वो एक टॉय कंपनी है तो उस कंपनी के लिए किस तरह से वो सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज उसको देखेगी, उसको सस्टेनेबल बनाएगी, सोशली रिस्पॉन्सिबल क्या ऐसा टास्क है कि वो परफॉर्म करेगी कि जिससे वो सोसाइटी को कोई नेगेटिविटी ना प्रोड्यूस कर कर दे रही हो। फिर हमने इंटरनल एनालिसिस का एक थियोरेटिकल सिनेरियो डिस्कस किया था जिसमें अगेन एक रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ ब्रांचेस थी, उसका हमें स्वॉट एनालिसिस करना था, स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस करना था और हमें इसके 4 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने थे। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। तो हमने माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को यूज़ करते हुए 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक आपके पास शिप ब्रेकिंग कंपनी थी, उसका सिनेरियो था। उसके बाद आपके पास सेकंड और थर्ड 2 और सिनेरियोज थे, इस पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को अप्लाई किया था। उसके बाद फिर हमने जो है वो मार्केट प्राइसिंग, ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में मार्केट प्राइसिंग होना चाहिए। मार्केट प्राइसिंग वगैरह से रिलेवेंट या मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्राइसिंग की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसके हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस करी थी। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन के सॉल्यूशंस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हुए थे। ये इनके डिटेल सॉल्यूशंस हैं। अगर इन केस आप लोगों के पास ये सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं तो बिल्कुल आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमने जो है वो सारे सवाल जो सॉल्व किए थे, इसकी वीडियो जो है वो आईकेप के वेबसाइट पर, आईकेप के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने जो है वो अपलोड भी कर दी हैं। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। तो ये वो काम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आज की क्लास में सबसे पहले थोड़ा सा हम सस्टेनेबिलिटी को देख लेते हैं। अच्छा देखिए, सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में पहली बार ऐड हुआ है और आप लोगों को मालूम है कि सी फैप में सस्टेनेबिलिटी का एक सेपरेट पूरा का पूरा मुकम्मल पेपर भी आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि सस्टेनेबिलिटी जो है उसकी अहमियत आपके पेपर के हिसाब से भी ज़्यादा है। दुनिया में भी सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी क्या है और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। आगे की जॉब मार्केट भी सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट जो है वो नज़र आती भी है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का एरिया है इसका एक मैंने पूरा समरी बनाई हुई है। आ, इस पर मेरा एक 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। तकरीबन तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर आप वो एक पर्टिकुलर लेक्चर पूरा देख लेते हैं, अगर आप वो एक पर्टिकुलर लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा सस्टेनेबिलिटी का जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगेन मैं अपना यहाँ पर मेरे ख्याल में नंबर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई पिछले हैंडआउट्स आई हो, व्हाट्सएप फॉर हैंडआउट्स एंड लेक्चर लिंक्स। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ये हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेवेंट है। इनसे रिलेवेंट जो वीडियोस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। पिछली जो हमारी वर्कशॉप की क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है, उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो हमने पीडीएफ फाइल क्वेश्चन और आंसर वाली यूज़ करी थी वो भी आपसे शेयर कर दूंगा।
तो सबसे पहले तो देखें, आपने सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक को हल्का नहीं छोड़ना आपके पेपर में। हाँ, ये टॉपिक क्योंकि पहली बार टेस्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि इससे 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स का सवाल आएगा। लेकिन आपके पेपर में इससे सवाल आएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि आगे जाकर सस्टेनेबिलिटी का पेपर भी है और इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ भी रही है। अच्छा, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मैं पूरा आप लोगों के साथ गो थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन इसको अभी समझा नहीं रहा या इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। रीज़न अगेन वही है कि भाई मैंने एक 40 मिनट की इसके ऊपर प्रॉपर बाकायदा अच्छी सी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते तो ये चैप्टर आप लोगों का पूरा जो चैप्टर है वो आराम से वहाँ पर कवर हो जाता है। और जब वो चैप्टर की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सस्टेनेबिलिटी से रिलेवेंट सारी चीज़ें बआसानी समझ आ जाएंगी। इसमें है क्या भाई, आपके पास इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सस्टेनेबिलिटी का इन तीन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट है, ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी बातें। उसके बाद सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रिस्क है सस्टेनेबिलिटी से एसोसिएटेड, किस तरह के रिस्क हैं सस्टेनेबिलिटी से एसोसिएटेड। उसके बाद फिर मेंडलोज स्टेकहोल्डर मैट्रिक्स को सस्टेनेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट कर कर कुछ बातें डिस्कस करी गई हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर्स रेडार एक चीज़ होती है, उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट कर कर कुछ थ्योरी आपके साथ पूछी गई है, कुछ स्टेक होल्डर्स से रेलेवेंट बातें यहाँ पर करी गई हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, सच एस कोई बिजनेस का इन्वेस्टर है या ओनर है, एम्प्लॉय है या मैनेजर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है या रेगुलेटर है, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस हवाले से बात करी गई है। उसके बाद आपके पास जो है वो तीन पिलर्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, जिसको हम एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कहते हैं। इन तीन पिलर्स का सस्टेनेबिलिटी में क्या काम है, कैसा काम है, क्या रोल है, इस तरह से बातें करी हुई हैं। और इन तीनों पिलर्स को जो है वो डिस्कस भी किया गया है। उसके बाद फिर जो है वो इन तीनों पिलर्स की इंटीग्रेशन है। और फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। और फिर ईएसजी का फ्रेमवर्क क्या है, मैक्रो लेवल पर या मेसो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। और उसके बाद फिर अप्रोचेस क्या हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, रीजंस, ईएसजी का फ्रेमवर्क। ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं, या आपके स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर की ही समरी है। और अगेन मैं यही रिपीट करूंगा कि भाई जो भी बच्चा है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी भी हैं या बाद में इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, मेक श्योर कि वो जो 40 मिनट की मैंने एक सस्टेनेबिलिटी से रिलेवेंट वीडियो बनाई है उसको आप ज़रूर देखें। वो 40 मिनट की सस्टेनेबिलिटी से रिलेवेंट जो वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डिस्कस करी गई हैं। शायद आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो ऑलरेडी मेरे पास इनरोल भी हों, रजिस्टर्ड बैच में भी हों, और शायद कुछ ऐसे हों जो कि पब्लिक हों, जो कि कहीं और पढ़ रहे हों। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सस्टेनेबिलिटी की एक पर्टिकुलर जो वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस किया है वो देखी हुई है? कितने लोगों ने ये वीडियो देखी हुई है? अच्छा, ठीक है। ठीक है अमजद, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको जो है वो बिल्कुल भेज दूंगा। अच्छा, फिर सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट मैंने एक पर्टिकुलर हैंडआउट भी बना लिया। सस्टेनेबिलिटी से रेलेवेंट मैंने एक पर्टिकुलर हैंडआउट भी बना लिया, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली बात है उस वीडियो को देख लेंगे, उसके कंटेंट को रीड आउट कर लेंगे, तो उस वीडियो को देखकर और उसके कंटेंट को रीड आउट कर कर आपको सस्टेनेबिलिटी के चैप्टर का अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, चैप्टर समझ आ जाएगा। आप एक से दो बार जब रीडिंग करेंगे या वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर क्वेश्चंस मांगेंगे, आप कहेंगे कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, क्या हम स्टडी टेक्स्ट का जो कंटेंट है सिर्फ उस स्टडी टेक्स्ट के ही कंटेंट को प्रैक्टिस कर लें, क्या हमें स्टडी टेक्स्ट के कंटेंट के अलावा कुछ और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड सो ऑन। सो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है उसका मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का आप लोगों के लिए यहाँ पर हैंडआउट भी बनाया हुआ है और ये भी आप लोगों के सामने आ रहा है। इस हैंडआउट में क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। अगेन आपके पास यहाँ पर मैंने ये पूरा कंपाइल किया हुआ है, जो स्टूडेंट भी मुझे व्हाट्सएप कर देगा मैं उसको ये दे दूंगा। इसमें तकरीबन छोटे बड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने जो है वो पुट इन किए हुए हैं, और ये मिल मिलाकर टोटल 10 सवाल हैं।
ये 10 क्वेश्चंस हैं, 10 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे से रीड करिएगा। सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक जो है उसको आप अच्छे से रीड कर वीडियो ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस हैंडआउट से प्रैक्टिस भी करिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे ऑनलाइन हैं, अरसलान, मोहम्मद, मौज़म और अमजद और जितने भी मज़ीद बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिकली सवाल हो तो वो आप साथ साथ पूछ भी सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, या हमने जो चीज़ें लास्ट सेशन में कवर करी थी, या जो चीज़ें हमने लास्ट सेशन में कवर करी थी उसके हवाले से। अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल की तरफ। ठीक है, होगा आप मुझे मैसेज बिल्कुल कर देना अमजद, मैं आपको गाइड कर दूंगा इस बारे में। ठीक है, अगर इन केस आपको किसी भी टॉपिक की रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक की रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो, क्योंकि लाइव क्लासेस तो अब ख़त्म हो गई हैं, सिलेबस सारे ख़त्म हो गए, लेकिन इन केस इफ़ यू आर इन नीड ऑफ एनी लाइव एनी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर की, चाहे वो यहाँ डिस्कस हो रहा हो ना डिस्कस हो रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास वर्किंग कैपिटल से रेलेवेंट हम कुछ बातें कर लेते हैं आज। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में आपके पास जो है वो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट, पेएबल की मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल से रेलेवेंट रेशोज़ का कैलकुलेट करना, जिसमें आपके पास करंट रेशो है, जिसमें आपके पास क्विक रेशो है, जिसमें आपके पास रिसीवेबल डेज हैं, जिसमें आपके पास पेएबल डेज हैं, जिसमें आपके पास स्टॉक डेज हैं। वर्किंग कैपिटल जो है उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़, एग्रेसिव हो या एग्रेसिव ना हो, किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये जो वर्किंग कैपिटल का स्पेसिफिक हैंडआउट है, ये मैंने इस ही अटेम्प्ट के लिए बनाया है। वैसे आपका वर्किंग कैपिटल और बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और बजटिंग, आपके पेपर में बजटिंग और वर्किंग कैपिटल से एक क्वेश्चन आ रहा होता है। आपके पेपर में बजटिंग और वर्किंग कैपिटल से अमूमन आम तौर पर एक क्वेश्चन आ रहा होता है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह एक और सेशन भी प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं जो बिल्कुल ही लास्ट अटेम्प्ट का ऑटम 2025 का जो वर्किंग कैपिटल का, सॉरी बजटिंग का जो सवाल है वो करवाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया था, और उनसे वो वाला स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का, बजटिंग का, जिसमें एक ऑनलाइन स्टोर है और उसने जो है वो कोरियर्स के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू और कैश के थ्रू सेल्स करी है, और उसमें हमें कैश बजट बनाना था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उस स्पेसिफिक सवाल को जो है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल करवा दूंगा। और वो एक अच्छा सवाल है। और देखिए, होता ही है कि आपके पेपर में ओवरऑल जितने भी सवाल आते हैं उसमें से एक आधा सवाल ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई बिलीव कि लास्ट अटेम्प्ट का बजटिंग का जो वो क्वेश्चन था पर्टिकुलरली वो मुश्किल था। अच्छा, अब रिसीवेबल्स की बात करते हैं और स्पेसिफिकली थोड़ा सा हम फैक्टरिंग पे फोकस करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इस बार आपके पेपर में फैक्टरिंग आएगा। और जितने भी बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का, वो हमेशा वो ये चीज़ याद रखना कि अब बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का पेपर कोड हो गया है कैफ 7। और जब इसका पेपर कोड कैफ 7 हो गया है, इसका मतलब इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। सेकेंडली, यहाँ पर एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल, यहाँ पर मुख्तलिफ दूसरे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आप इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करिएगा कि आपके पास यहाँ पर आपके पास अब इस पेपर में बहुत सारे सवाल आपके सीए फाइनल के लेवल के, यानी कि जिस हिसाब से सीए फाइनल में पूछे जाते थे वैसे यहाँ पर आके पूछ रहा होगा। फैक्टरिंग क्या है भाई, आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और ब्रीफ सी एक डिस्कशन करते हैं। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी वे बिजनेस इन्वॉल्व्स अ थर्ड पार्टी अफेक्टेड टू इम्प्रूव द कैश फ्लोज। देखिए, फैक्टरिंग में एक इंस्टीट्यूशन अपने रिसीवेबल्स के लिए एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है ताकि उसके कैश फ्लोज बेहतर हो जाएं। अब रिसीवेबल्स होते कौन हैं? जिनको हमने क्रेडिट पर चीज़ें बेची हुई होती हैं और जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें पैसे पे करेंगे, यानी कि हम उनसे पैसे रिसीव करेंगे, वो हमारे रिसीवेबल्स कहलाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो वक्त पे पैसा नहीं देते। हमने 30 दिन का उधार दिया है, वो 40 दिन में दे रहे हैं। हमने 30 दिन का उधार दिया है, वो 50 दिन में दे रहे हैं। कभी कभार वो बेड डेट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो टर्म्स होती हैं उससे काफ़ी बाद में जाकर पेमेंट मिल रही होती है, कभी पेमेंट मिलती ही नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि अगर किसी से 30 दिन बाद पैसे आने हैं तो क्यों ना उससे आज ही पैसे मिल जाएं। अब उससे तो डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो कंपनी एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती है जो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि भाई हम आपको पैसे प्रोवाइड कर देते हैं और जैसे ही रिसीवेबल से पैसे आएंगे वो हम रख लेंगे और उसके अगेंस्ट हम आपसे एक फीस जो है वो चार्ज करेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम फैक्टरिंग कहते हैं। फैक्टर कंपनी एक कंपनी होती है जो ये फैक्टरिंग करती है, हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसीवेबल्स। ये कंपनी रिसीवेबल्स की एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मदद कर सकती है। आपने एक फैक्टर को अपॉइंट कर लिया, हो सकता है कि वो इन्वॉइसेस भी भेजे, वो कलेक्ट भी करे, जितनी भी रिसीवेबल से अमाउंट कलेक्ट करनी है वो कस्टमर्स को चेज भी करे, और वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके लेजर में रिकॉर्ड भी करे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप एक फैक्टर कंपनी को ओवरऑल जिम्मेदारी दे दो रिसीवेबल्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। सेकंड, क्रेडिट इंश्योरेंस। Without recourse factoring or non-recourse factoring, if a customer fails to pay an invoice that was issued by a factor, the factor will accept the bad debt loss itself. अब इसमें फैक्टरिंग दो तरह की है, एक है विदाउट recourse factoring और एक है विद recourse factoring। यानी कि इसमें क्या है, बेड डेट लॉस रेस्ट विद द क्लाइंट। देखिए आप इसको यूं समझें आसान लफ्जों में, एक बंदे से आपने 100 रुपये रिसीव करने थे, एक बंदे से 100 रुपये आपने रिसीव करने थे। अब आपने एक कंपनी को अपॉइंट किया और उस कंपनी को बोला भाई मिस्टर ए से मुझे 100 रुपये लेने हैं। उस कंपनी ने आपको बोला कि इससे 100 रुपये लेने हैं ना, एक काम करो आप हमसे 95 रुपीज़ ले लो, आप हमसे 95 रुपीज़ ले लो, और अब इस बंदे से 100 रुपये कैसे लेने हैं वो हमारा काम, आप छोड़ दो। और कंपनी ने ये भी बोला कि अगर ये बेड डेट हो जाएगा, बिल फर्ज ये पैसे नहीं दे पाएगा, बिल फर्ज ये 100 रुपये नहीं दे पाएगा, तो जाहिर है नुकसान होगा, वो सारा नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे। इसको हम कहेंगे विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको एक कंपनी बोले कि भाई 100 के बजाय हमसे 95 ले लो, हम इससे 100 रुपये रिकवर करने जाएंगे, लेकिन अगर इस बंदे ने ये पैसे नहीं निकाले और ये बैड डेट हो गया, उस केस में आप हमें जो है वो जितना भी लॉस होगा वो कंपनसेट कर दोगे। यानी कि बैड डेट की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, तो ये आपके पास विद रिकोर्स फैक्टरिंग होगी। इसके अलावा क्या है, एडवांस फंड्स। फैक्टर प्रोवाइड्स एडवांस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स रिसीवेबल्स। अगेन वही वाली बात हो गई जो अभी मैंने करी कि भाई 100 रुपये रिसीवेबल से रिसीव होने हैं। कंपनी को 1 महीने बाद कंपनी ने बोला भाई मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, फैक्टरिंग कंपनी ने ये बोला कि आप 100 के बजाय 95 रुपीज़ हमसे लेकर रख लो और बाकी पैसे भूल जाओ, आपको हम एडवांस में पैसे आज ही दे देते हैं, आपको 30 दिन बाद 100 रुपये आने थे, आज हमसे 95 ले लो। Finance is provided at an agreed rate of interest and is repayable when the customer's invoices are eventually paid. The cost of factoring, जाहिर है जब आप फैक्टर अपॉइंट करेंगे तो कुछ खर्चे लगेंगे, सर्विस फीस देनी पड़ेगी उसको, उसको कमीशन देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपने डिले किया पेमेंट में। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फैक्टर, सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, आपकी एडमिन की कॉस्ट बच जाएगी, अब आपको एडमिन की ज़रूरत नहीं है जो इन सारी चीज़ों को देखे। रिडक्शन इन बेड डेट्स कॉस्ट, बेड डेट्स की कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है अगर आपका फैक्टर इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेता है, जो जो बैक डेट्स होंगे वो मेरे हवाले। सोर्स ऑफ फाइनेंस, जाहिर है इससे आपको एक फंड्स या फाइनेंस मिल रहा है तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फैक्टर, कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इफेक्ट्स ऑन कस्टमर गुडविल, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी फैक्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो फैक्टर फिर उस कस्टमर को बार बार रीच आउट कर कर और उससे पैसे निकलवा रहा होगा, जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है। रेप्यूटेशनल डैमेज, सेम रीज़न की वजह से रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल आ रही है जिसको हमने कहा है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास करंट डेटा दिया हुआ है। करंट डेटा यानी कि मौजूदा डेटा क्या है, करंट डेटा में लिखा हुआ है एनुअल क्रेडिट सेल्स। एनुअल क्रेडिट सेल्स यानी कि साल की जो क्रेडिट की सेल्स है वो 26.75 मिलियन है पूरे साल की, ठीक है जी, एनुअल क्रेडिट सेल्स। बेट इट्स 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स, अभी जितना भी आपके पास क्रेडिट सेल्स का अमाउंट होता है 1% उसका बेड डेट हो जाता है। 1% कितना हुआ भाई बताओ,
जितना भी आपकी सेल्स है उसका 1% बैड डेट हो जाता है। तो क्रेडिट सेल्स का 1% अगर बैड डेट हो जाता है तो आप 26.75 मिलियन का ज़रा 1% लो, कितना बनता है? हाँ जी, आप इसका 1% लेंगे, एक ज़ीरो, सॉरी, दो ज़ीरोज़ यहाँ से उड़ा देंगे तो 26,750 ज़ीरो बनेगा। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस 5% पर एनम। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस 5% पर एनम का मतलब ये है कि अगर मैं किसी से कभी लोन लेता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे उस पर 5% पैसे देने पड़ते हैं। रिसीवेबल्स का बैलेंस है 4458,000। सवाल कहते हैं प्रोपोजल फ्रॉम फैक्टर, रिसीवेबल डेज विल बी रिड्यूस टू 35 डेज। फैक्टर ने ये कहा कि आपके जो रिसीवेबल डेज हैं वो 35 से कम हो जाएंगे। फैक्टर ने ये कहा कि आपके रिसीवेबल डेज जो है ना वो 35 पर आ जाएंगे, अभी जितने भी हैं। अच्छा, रिसीवेबल डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं? रिसीवेबल डेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट सेल से डिवाइड करते हो और 365 से मल्टीप्लाई करते हो, या 360 से मल्टीप्लाई करते हो। सेकेंडली, रिसीवेबल डेज जितने ज़्यादा होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उतना ज़्यादा पैसा आपका जो है वो कस्टमर्स के पास स्टकअप हुआ हुआ है, टाई अप हुआ हुआ है। और जितना ज़्यादा पैसा कस्टमर्स के पास स्टकअप या टाई अप हुआ हुआ होता है उतना आप कम कमा रहे होते हो, क्योंकि वो आपने किसी को उधार दिया हुआ है जिस पर आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही। बेड डेट्स रिडक्शन बाय 70%, बेड डेट 70% से रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ ₹50,000 पर एनम, जो आपकी एडमिन कॉस्ट है वो 50,000 पर एनम से बच जाएगी। प्रोविजन ऑफ 80% एडवांस ऑफ रिसीवेबल्स बैलेंस एट एन एनुअल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7% पर एनम। जो फैक्टर है वो ये कह रहा है आपको कि जितना रिसीवेबल्स का बैलेंस है उसका 80% मुझसे एडवांस में ले लेना और उस पर मैं आपसे 7% का इंटरेस्ट लूंगा, दे पैसे एडवांस में दूंगा, आप आगे उसको इस्तेमाल करिएगा। एनुअल फीस ऑफ 0.75% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स जितनी भी पूरे साल की होगी उस पर उसका 0.75% मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, कभी अगर कोई रेशो कैलकुलेट करना हो तो 360 डेज यूज होंगे। अब हमें ये देखना है कि करंट हालात में हमारा खर्चा या हमारी कॉस्ट क्या है, और अगर हम फैक्टर की बात मानते हैं और हम फैक्टर के हिसाब से चलते हैं और फैक्टर अपॉइंट कर लेते हैं तो हमारा खर्चा कितना है। एज अ कंपनी इन दोनों में से एज अ कंपनी इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगा, जो अमाउंट कम होगा उसको मैं अपने पास ऑप्ट कर लूँगा। चाहे करंट डेटा का अमाउंट कम हो तो मैं फैक्टर को अपॉइंट नहीं करूँगा, और अगर जो फैक्टर कह रहे चीज़ें वो कम है तो फिर मैं फैक्टर को अपॉइंट कर लूँगा। एडवाइज वेदर द फैक्टर्स ऑफर इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। अगेन ये हैंडआउट मैं आप लोगों को दे दूंगा, मैं एज सच इसको पूरे को गो थ्रू ज़रूर करवा लेता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को रिव्यू ज़रूर करवा देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये हैंडआउट आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए जी, तो अब होगा ये कि भाई आपके पास जो है ना वो करंट रिसीवेबल्स 4458,000 है, ये आपको सवाल में दिए हुए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिवाइज्ड रिसीवेबल्स। सर, रिवाइज्ड रिसीवेबल्स कैसे आ जाते हैं? देखिए, ये हमारे पास जो पूरे साल की सेल्स दी हुई है वो 26,750,000 की सेल्स दी हुई है। ये सेल्स 360 डेज की है, और सवाल में ये लिखा हुआ था कि अब आपके रिसीवेबल डेज 35 हो जाएंगे, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर आपने 35 दिन का लोगों को उधार दिया हुआ होगा, तो आपका रिसीवेबल्स का रिवाइज बैलेंस जो है वो 2.6 मिलियन समथिंग होगा, यानी कि आपका रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये पैसे आपके रिलीज हो जाएंगे। ये जो फंड्स अभी आपके टाई अप थे, ये जो फंड्स आपके पास टाई अप हुए थे, ये फंड्स आपके पास रिलीज हो जाएंगे, और फिर जब ये फंड्स रिलीज हो जाएंगे तो इसको आप जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। रिसीवेबल में जब पैसा लगा हुआ होता है, रिसीवेबल में जब पैसा लगा हुआ होता है तो वो पैसा फिर आप कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, लगा नहीं सकते हो, आपने एक जगह पर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आपके पास जो है वो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट है। रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई?
आपके पास रिसीवेबल्स का इतना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, आपके रिसीवेबल्स 1857306 से रिड्यूस हो रहे हैं। जब ये रिड्यूस हो रहे हैं तो इससे आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उस लोन को रीपे कर सकते हो। और सवाल में ये लिखा हुआ था कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो वैल्यू है वो 5% है। इसका मतलब कहीं से अगर मैंने उधार लिया था तो मैं उस पर 5% का इंटरेस्ट पे करता हूँ, लेकिन जब मेरे ओवरऑल रिसीवेबल्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो फिर मुझे इतना उधार भी नहीं चाहिए होगा, और उसकी वजह से मेरी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। सेकेंडली, बेड डेट्स की सेविंग। अभी मेरा बेड डेट जो है वो 26750 का 1% है। अभी मेरा जो बेड डेट है वो 26750 का 1% है। ये सवाल में मेंशन है कि अभी मेरा जो बेड डेट है वो 26750 का 1% है, लेकिन बाद में यही वैल्यू 70% से कम हो जाएगी। तो 70% से अगर कम हो जाएगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ था बेड डेट्स रिडक्शन बाई 70%, बेड डेट्स जो है वो 70% से रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसका जो सेविंग्स है उसका 70% ले लें, जो बेड डेट्स है उसका 70% ले लें, तो ये मेरी एक और सेविंग है। रिडक्शन इन एडमिन एक्सपेंसेस, ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरे एडमिन एक्सपेंसेस कितने से रिड्यूस होंगे, तो ये ओवरऑल मेरे बेनिफिट्स हैं जो कि हैं 330115। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन फाइनेंस चार्जेस। आपके जो फाइनेंस चार्जेस हैं, आपके जो फाइनेंस चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? जितना आपका रिसीवेबल्स है उसका 80% आपको उधार के तौर पर मिल रहा है। अगेन ये भी सवाल में लिखा हुआ था कि रिसीवेबल्स का जो भी अमाउंट होगा, जितना भी पैसा रिसीवेबल करना है उसका 80% मुझे एडवांस में मिल जाएगा। और जब वो एडवांस में मुझे मिल जाएगा तो पहले उसकी कॉस्ट 5% थी, लेकिन अब उसकी कॉस्ट 7% होगी। यहाँ पर इस फैक्टर ने कहा है कि जब मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं 7% पर दूंगा, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग खर्चा है वो भी 2% से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फैक्टर के एनुअल चार्जेस हैं, वो आपकी सेल्स रेवेन्यू के 0.75% है। तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो 26750 है और उसका 0.75% मैंने ले लिया। सेल्स रेवेन्यू का 0.75% फैक्टर ने मांगा ही है, रिगार्डलेस के कुछ भी हो जाए। इस हिसाब से हमारे पास जो है ना वो टोटल जितने भी आपके पास बेनिफिट्स हैं और कॉस्ट है उसकी वैल्यू आ जाती है। या आपकी कॉस्ट में इजाफा है तो आपको नेट बेसिस पर फिर भी फायदा हो रहा है। फैक्टर्स ऑफर इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल, आपका कंक्लूजन ये होगा कि आप फैक्टर का जो प्रपोजल है उसको आप मानोगे। फैक्टर का जो प्रपोजल है उसको आप मानोगे। फैक्टर रखने से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। फैक्टर रखने से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। अगर इस केस को एनालाइज करें तो फैक्टर को रखने से मुझे फ़ायदा होगा। अगला एक तवील लंबा सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ गो थ्रू करता हूँ। और यहाँ तक पहले मुझे बता दें कि अगर आप लोगों का कोई किसी किस्म का सवाल है तो पहले यहाँ तक अगर आप लोगों का सवाल है तो उसको बता दें, मैं आप लोगों का सवाल जो इसको इंटरटेन कर दूँ। काइंडली मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी आप लोगों का सवाल है तो मुझे आप बता सकते हैं। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये क्वेश्चन और ये आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, अब ये मैक क्या है? देखो, आपके पास जो है ना वो सीए में पहले एक टाइम पहले जो है वो मॉड्यूल सिस्टम होता था। और मॉड्यूल एफ में एक पेपर होता था जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था। और उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में वर्किंग कैपिटल के जो है वो सवालात आते थे। ठीक है। जब मैक का पेपर होता था और वर्किंग कैपिटल में आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस आते थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सवालात आते थे, वहाँ से ये सवाल पिक किया गया। उसके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और अगर आप वो करें तो आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा होगा, आप लोगों को करने चाहिए। बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सवाल क्या कहता है।
सो अगर हम सवाल को पढ़ते हैं, इस सवाल में पर्टिकुलरली जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि Zen Trading Limited is facing working capital constraints due to slow collection of trade debts. Since the management anticipates that any change in the collection policy will have adverse effects on sales, it is negotiating with the factoring company. The terms and conditions proposed by the factoring company are as follows. Credit invoices will be submitted to the factor on a daily basis. जितनी भी क्रेडिट की इन्वॉइसेस होंगी वो फैक्टर को आप डेली बेसिस पर दोगे. द फैक्टर विल मेक द पेमेंट इन 15 डेज, और फैक्टर आपको 15 दिनों में उसकी पेमेंट कर देगा. यानी कि अगर आपने 100 रुपए की चीज़ें बेची, आपने वो इन्वॉइस फैक्टर को दे दी, अब आपको फैक्टर जो है वो 15 दिन बाद पैसे दे देगा. द फैक्टर विल चार्ज अ फी ऑफ 5% ऑफ द इन्वॉइस अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू ZTL. फैक्टर 5% की फीस रखेगा. मिसाल के तौर पे रिसीवेबल से 100 रुपए आए या 100 रुपए की इन्वॉइस है, तो आपको 100 रुपए नहीं, वो आपको 95 रुपीज देगा. द फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बेड डेट्स इफ एनी. इस केस में फैक्टर बोल रहा है कि अगर कोई बेड डेट होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है. फॉर इवेल्युएटिंग द प्रपोजल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. Monthly average cash and credit sales are rupees 20 million and 100 million respectively. ZTL allows a discount of 1% on the invoices which are settled in 1 month. जो invoices 1 month के अंदर सेटल होती है उस पर 1% का डिस्काउंट है. 26% कस्टमर्स अवेल द डिस्काउंट. 26% कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल करेंगे. 34% पे इन 2 months एंड 30% पे इन 3 months. टोटल जितने भी कस्टमर होंगे 26% कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेंगे, 34% लोग 2 महीने में पेमेंट देंगे और 30% लोग 3 महीने में पेमेंट देंगे. 5% of the amount is recovered after intense follow-up, which takes an average of 5 months and requires an expenditure of 10% of the invoice amount. 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट, जो भी इनवॉइस की अमाउंट है उसका 5% जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉलोअप के बाद रिसीव होता है, बार बार कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स करने के बाद. विच टेक्स एन एवरेज ऑफ 5 months एंड रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट. अब जाहिर है जब ऐसा होता है तो इनवॉइस अमाउंट का 10% जो है वो आपका इस पर लगता है. 1% ऑफ द अमाउंट कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल बैलेंसेस एंड इज रिटर्न ऑफ. 1% अमाउंट जो होता है वो छोटे मोटे बैलेंसेस का होता है और वो राइट ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि बैड डेट्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है. रिमेनिंग कस्टमर्स आर रेफर्ड टू अ लीगल फर्म. अब जो बच गए, सारा कुछ ऊपर हो जाने के बाद भी अगर कोई बच गया तो उसको लीगल फर्म को दे दिया जाता है, बोला जाता है कि आप पैसे निकलवा के दें. द लीगल प्रोसीडिंग्स टेक एन एवरेज ऑफ 6 months. इसमें 6 महीने लग जाते हैं. 80% डेट्स आर रिकवर्ड और 80% पैसे मिल जाते हैं, 20% फिर भी नहीं मिलते. Legal firm charges a monthly retention fees of rupees 0.025 million plus 20% of the amount recovered. लीगल फर्म जो है वो एक रिटेंशन फीस लेती है 0.025 मिलियन. इसका मतलब ये है कि ये एक फिक्स फीस है, ये तो लेगी ही वो, और जितना अमाउंट रिकवर होगा उसका 20% भी लेगी. ZTL maintains a credit control department at a cost of rupees 1.2 million per annum. ZTL is a running finance facility of rupees 150 million at an interest rate of 16% and 5% of the facility is unutilized. अब ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग बात कर रहा है. क्या ये आपके पेपर में सवाल आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है. अच्छा, इसका अगेन मैंने एक प्रॉपर जो है वो वीडियो सोल्यूशन बनाया हुआ है, और उस वीडियो सोल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सेशन के बाद. मैं आपको जो सस्टेनेबिलिटी का वीडियो सोल्यूशन भेजूंगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ इंशाल्लाह ताला मैं ये भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा. ठीक है जी. तो इस पूरे सवाल को मैंने सॉल्व किया हुआ है. वैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी अवेलेबल है. सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि आपने जितने जितने रिसीवेबल्स को जितना जितना उधार दिया उस पर जो इंटरेस्ट बनता है. उसके बाद आपके पास जो डिस्काउंट की कॉस्ट है, क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, रिकवरी की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. और आप ये देख रहे हैं कि अगर फैक्टरिंग करी जाए तो खर्चा क्या होगा. फैक्टरिंग के हिसाब से 5.63 का खर्चा आ रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टरिंग करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है.
फैक्टरिंग करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है 6.572 के बजाय 5.33 की कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट 0.944 से कम हो रही है। ठीक है जी। फिर इसकी कुछ थ्योरी है, वो भी इसी हैंडआउट में इंक्लूडेड है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बता दो, और साथ में मुझे अपना कंप्लीट नाम ज़रूर व्हाट्सएप करना, ताकि मैं आपको सेशन जब ख़त्म हो तो ये सारा मटेरियल जिसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल है वो प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ जी। मुझे बताइएगा यहाँ तक कोई मसला, कोई मुसीबत, कोई चैलेंज। आई होप कि स्क्रीन पर मेरा जो नंबर आ रहा है वो आप लोगों ने सेव कर लिया होगा, ताकि सेशन के बाद जो है वो मैं आपको चीज़ें भेज सकूं। ठीक है जी। चलें जी, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं? अगर मैं फ़ौरन से रिकॉल करूं जो मुझे जहन में आ रहे हैं, कैपिटल रेशनिंग का टॉपिक है। दूसरा आपके पास सस्टेनेबिलिटी ऐड हुआ है। तीसरा आपके पास एसेट रिप्लेसमेंट हेलो। मॉडल या एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल जो है उसका एरिया ऐड हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल की तरफ ले जाता हूँ और वो भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगेन उसके लिए मैंने एक रिकॉर्डेड पूरा सेशन रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, क्या ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए? ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये टॉपिक आप लोगों के पेपर के लिए बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ इसलिए कि ये पहली बार ऐड हुआ है, बल्कि इसलिए कि इसकी इम्पोर्टेंस रही है। ये टॉपिक सीए फाइनल में पूछा जाता है। ये टॉपिक सीए फाइनल का एक टॉपिक है। लेकिन आप लोगों के पेपर में भी ये आएगा। नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है अमजद, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ये एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल है, और ये इस बार आपके कोर्स में ऐड हुआ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक तो आपके कोर्स का पार्ट पहले ही ऑलरेडी आप लोगों के पिछली अटेम्प्ट्स में भी आप लोगों के कोर्स का पार्ट था। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू इफेक्टिवली नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से डिफरेंट है। ठीक है। इसमें इफेक्टिवली आपको ये देखना होता है कि अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो वो एसेट कितने साल आपके पास इफेक्टिवली रहना चाहिए, कितने साल आपको उसको यूज़ करना चाहिए। क्या एसेट को हर 3-3 साल पर बेच दिया जाए? क्या एसेट को हर 6-6 साल पर बेच दिया जाए? क्या हर एसेट को 10-10 साल पर बेच दिया जाए? उसकी यूज़फुल लाइफ तक उसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं? क्योंकि देखिए, अगर एक एसेट को लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, एज कम्पेयर टू अगर कोई नया एसेट होगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर हम एसेट बार बार परचेज करेंगे तो दूसरी तरह के भी खर्चे तो इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में पर्टिकुलरली इस तरह की बातें करी हैं। अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह से फॉर एग्जांपल एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल जो है उसकी एक हेडिंग आ रही है, उसके रेलेवेंट कुछ कैश फ्लोज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। अच्छा, कुछ रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं, मेथड्स हैं कि उसको हम किस तरह से डील करेंगे। दो मेथड्स हैं, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड है और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड है। एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड है, एक मेथड है जिसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक मेथड है जिसका नाम है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। एग्जाम्पल्स में आपके पास एक पहले छोटी सी मैंने एग्जाम्पल करी है, और मैंने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड को समझाया है कि अगर हम एसेट को हर 2 साल पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, और 3 साल पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड की है, उसमें भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड से सेम एग्जांपल को मैंने सॉल्व करवा करके बताया है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आपके पास एग्जाम में अगर आएगा तो ऑल्दो ये पहली अटेम्प्ट है जिसमें ये टेस्ट हो रहा होगा, तो शायद इस अटेम्प्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा। लेकिन आगे आने वाली अटेम्प्ट्स में ये टॉपिक तगड़ा होकर आ सकता है, अच्छे खासे मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है 15-20 मार्क्स का एंड वाला, उसमें इसको मर्ज कर कर पूछा गया हो। अच्छा, क्या सर ये सीए फाइनल में भी होता है? जी हाँ, सीए फाइनल में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये एक पर्टिकुलरली छोटा सा सवाल है सीए फाइनल का। और इस सीए फाइनल के सवाल की वीडियो भी मैंने जो है वो बनाई हुई है, और इसमें मैंने इस स्पेसिफिक सवाल को सॉल्व किया हुआ है, और मैंने जो है वो पूरा इस सवाल को समझाया हुआ है कि किस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप जो है वो ये सवाल हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। तो क्या सर ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट देखना बिल्कुल ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ, आपको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस स्पेसिफिक एरिया में जो आप लोगों को बेनिफिट देंगी। सो इसकी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग बिल्कुल दे दूंगा। अच्छा, ये सवाल भी एसेट रिप्लेसमेंट से है? जी हाँ, ये सवाल भी बिल्कुल एसेट रिप्लेसमेंट से है, जो हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है उससे रेलेवेंट है। अच्छा, बहरहाल तो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एड्रेस कर दूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। ये एक बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं यूट्यूब से, और रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं रादर देन कि वो लाइव आएँ। और फिर आज तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, एक ये रीज़न भी है। तो जितने भी बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, उनके पास डे नंबर 1 की रिकॉर्डिंग भी है। डे नंबर 1 पर हमने 6 7 8 सवाल किए थे, जिसमें कैपिटल रेशनिंग या मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग का सवाल भी था, जिसमें कुछ थियोरेटिकल सवाल भी थे। उसके हैंडआउट्स, उसकी वीडियो, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करी है। बहरहाल मैंने आप लोगों को ये एम्फेसाइज कर दिया कि जो नए टॉपिक्स आए हैं उनकी तैयारी कैसे, कहाँ से कर सकते हैं, और क्या करनी चाहिए, और किस तरह से आपको उसको लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के वीडियो रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, हैंडआउट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। जितनी भी मेरी पिछले सेशन में अभी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो सारी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। आज के सेशन का पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को नए टॉपिक से एक बार गो थ्रू कर दूं। आप लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट अपने जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं उनसे आप लोगों ने जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल करी होगी। अगर आप स्टडी टेक्स्ट पास पेपर्स को फोकस कर कर पढ़ते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर पास होंगे। एक आखिरी बात जो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करना होगा कि नई एजुकेशन स्कीम में इस स्पेसिफिक पेपर का नाम तो चेंज हुआ है, इसका कोड भी चेंज हुआ है। अब ये कैफ 7 है, कैफ का सेकेंड लास्ट पेपर है। सी फैप के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐड भी हुए हैं, और इस स्पेसिफिक पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। पासिंग रेशो मोस्ट लाइकली इन कंपैरिजन टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स कम होगा, और आप लोगों को इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। जितने लोग अपनी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इस पेपर के हवाले से फर्दर जो है वो गाइड कर दूंगा और सारी चीज़ें बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड तलाल, क्या आप ऑनलाइन हैं? जी सर। जी, ओवर टू यू तलाल। Dear students, today we have completed the second and final session on CAF 7, Business Insights and Analysis. The material used during the session will be shared through a link in the comment section of the iCAP YouTube video. Honorable Sir, we sincerely acknowledge and appreciate your exceptional dedication, profound expertise, and unwavering commitment in educating our students. As a token of our gratitude, your appreciation will be dispatched soon. Thank you so much, sir. Till then, take थैंक यू। care and Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Welcome. अल्लाह हाफ़िज़।